बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है सर अब्दुल्ला यूसुफ। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ सेकंड ईयर मैथमेटिक्स फॉर द पॉइंट ऑफ कमिंग एग्जाम्स एंड ई कैट एज वेल। मेरा जो मकसद है वीडियो बनाने का बेसिकली मकसद ये है कि इसमें जो मैं चैप्टर वाइज एक इम्पॉर्टेंट बैकग्राउंड डिस्कस करूंगा आपसे। और मैं ये नहीं कहता कि सारे एमसीक्यूज़ आपके पेपर में आएंगे जो मैं एमसीक्यूज़ अपनी स्लाइड्स अपनी वीडियो में डिस्कस करूंगा, बट इससे रिलेटेड आपके पेपर में एमसीक्यूज़ आएंगे। तो अगर आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ आएंगे उन्हें सॉल्व करने में आपको बहुत आसानी होगी। चलो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो के साथ। अपने इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करना है और मैं इस वीडियो में अपने तमाम चैप्टर्स को एमसीक्यूज़ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस करूँगा वन बाय वन। ओके, लेट्स गो। सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 1 का नाम है हमारा लिमिट। अच्छा, मैं एक और बात आपसे डिस्कस करते हुए जाता हूँ। मैं इस एमसीक्यूज़ में आपसे शॉर्ट ट्रिक्स डिस्कस करूँगा कि जिन्हें यूज़ करके आप अपने टाइम को भी महफूज कर सकते हो और अपने आंसर को बहुत जल्द गेट कर सकते हो। अच्छा, सेकेंड चीज़ है कि ये शॉर्ट ट्रिक्स जो हैं सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज़ के लिए होंगी। सो दिस शॉर्ट ट्रिक्स प्लीज़ डोंट यूज़ इन द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चंस। इफ़ यू यूज़ दिस शॉर्ट ट्रिक्स देन यू विल गॉट 0 मार्क्स, क्योंकि ये शॉर्ट ट्रिक्स सॉल्यूशन के लिए नहीं होती हैं। ये शॉर्ट सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज़ के लिए होती हैं। तो मैं कुछ शॉर्ट ट्रिक्स जो डिस्कस करूँगा वो प्लीज़ आप अपने सॉल्यूशन में यूज़ मत कीजिएगा। ओके, चैप्टर नंबर 1 लिमिट में अगर मैं डिस्कस करूँ, चैप्टर नंबर 1 में हमारे पास देखें लिमिट हमें एक सवाल दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 3 और x² - 9 अपॉन x - 3, ये हमें लिमिट दी हुई है। हमें इसकी लिमिट फाइंड करनी है। अगर मैं इसमें डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करूँगा तो मेरा आंसर इन्फिनाइट चले जाएगा और लिमिट का काम यही है कि आपको इन्फिनाइट से बचना होता है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसे डेरिवेट कर दिया फंक्शन को। आप मेरे सेकंड स्टेप में देख सकते हैं कि x² को मैंने डेरिवेट किया, 2x आ गया है, और 9 को डेरिवेट किया, 9 कांस्टेंट नंबर इसका 0 आ गया है। इसी तरह डिनोमिनेटर में मैंने x को डेरिवेट किया, 1 आ गया है, और 3 का डेरिवेटिव 0 होता है। तो एट द एंड मेरे पास 2x बच गया है, डिनोमिनेटर में 1 बच गया है और डिनोमिनेटर में 1 शो नहीं करवाते। अब x की जगह मैं लिमिट अप्लाई करूँगा तो 2 × 3 2 3 6, तो ये मेरे पास एक आंसर देखे कितनी जल्दी आ गया, 6 मेरे पास आंसर आ गया है। इस लिमिट का फंक्शन का आंसर है 6। ओके, और सेकंड स्लाइड में मैंने साइन x के एक लिमिट दी हुई है, x टेंड्स टू 0। तो साइन को मैंने डेरिवेट कर दिया, साइन का डेरिवेटिव होता है cos x। अब cos x की जो मैंने लिमिट दी हुई है, मैंने x की जगह 0 पुट किया तो cos 0 मेरे पास होता है 1। और देखिए मैं कितनी आसानी से मैंने अपना आंसर गेट कर लिया है कि इस लिमिट का जो फंक्शन का आंसर होगा 1 होगा। और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन की मैंने लिमिट दी हुई है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मुझे दिया हुआ है e⁻x - 1 अपॉन x। इसमें सेम वही काम करूँगा, e⁻x को पहले मैं डेरिवेट कर दूंगा। e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x ही होता है और 1 का डेरिवेटिव 0 होता है और डिनोमिनेटर में x है, उसका डेरिवेटिव 1 होता है। मेरे पास e⁻x बच गया। e⁻x की जगह मैं 0 अप्लाई कर दूंगा जो कि मुझे लिमिट दी हुई है। तो e की पावर 0 होती है 1, किसी भी नंबर या वेरिएबल की पावर 0 आ जाए तो उसका आंसर 1 होता है। तो इसका आंसर मेरे पास आ गया है 1। तो ये है इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड। जो इस तरह के कुछ एमसीक्यूज़ आपके पेपर में आ सकते हैं और ई केट में भी आ सकते हैं इस तरह के एमसीक्यूज़। ओके, अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। चैप्टर नंबर 2 में सबसे मेन चीज़ जो है वो डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला हमने पढ़ा होता है d = x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सो ये जो डिस्टेंस फार्मूला है, ये डिस्टेंस बेसिकली किसी भी दो पॉइंट के दरमियान निकालने का फासला है, डिस्टेंस मालूम करने का फार्मूला है। एक एग्जाम्पल मैंने सॉल्व करवाई हुई, जैसे कि ई एग्जाम्पल में मैंने दिया हुआ कि 1,2 और 3,2 इन दोनों के दरमियान हमें डिस्टेंस मालूम करना है। जस्ट मैंने इनकी x1 x2 और y1 y2 की वैल्यूज़ पुट की है। एट द एंड मेरे पास √4 बच गया है और √4 जो होता है 2 होता है। तो देखो मैंने दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस निकाल लिया। तो इस तरह के ही एमसीक्यूज़ आते हैं आपके पेपर में। अच्छा, इसके साथ साथ एक एमसीक्यूज़ इस तरह का भी आता है कि आपको किसी भी दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस दे दिया जाएगा और उसमें से एक अननोन होगा, या तो ऑर्डिनेट अननोन होगा या एब्सिसा। इनमें से एक चीज़ अननोन दे दी जाएगी। जैसे कि मैंने अपनी इस स्लाइड में डिस्कस किया है कि पहले पॉइंट का जो मेरे पास एब्सिसा है वो अननोन है और इन दोनों पॉइंट के दरमियान का मुझे डिस्टेंस दिया हुआ है 2 यूनिट। मुझे वो एब्सिसा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेम वही फार्मूला यूज़ करूँगा। उस फार्मूले में मैंने देखा x2 x1 और y2 y1 की वैल्यूज़ मैंने पुट की है और मैंने डिस्टेंस की जगह 2 पुट कर दिया है। एट द एंड मैंने सॉल्व किया है और आखिर में मेरे पास जो एब्सिसा होगा इसका वो होगा -1। एब्सिसा हमारे पास x कोऑर्डिनेट होता है और ऑर्डिनेट मेरे पास y कोऑर्डिनेट होता है।
अच्छा, फर्दर चैप्टर नंबर 2 से जो एमसीक्यूज़ में पूछ सकता है वो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पूछ सकता है। आपको लाजमी पता होना चाहिए ट्रायंगल की कितनी टाइप्स होती हैं। ट्रायंगल की वैसे तो और भी टाइप्स होती हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर जो 3 टाइप्स डिस्कस किए हैं इनमें से लाजमी एक ना एक एमसीक्यूज़ आपके हर साल आ रहा होता है। जैसे कि ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं, अगर वो तीनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी लेंथ वाइज, मतलब एक साइड 2 मीटर है तो अगली 2 साइड भी अगर मेरे पास 2 मीटर की हो जाएंगी तो डेट्स मीन मेरे पास तमाम साइड्स उसकी सेम है। अगर तमाम साइड सेम होंगी तो वो कहलाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर मेरे पास कोई भी साइड सेम नहीं होगी, जैसे कि आप ट्रायंगल की 3 साइड है, एक है 1 मीटर, एक है 2 मीटर और एक है 3 मीटर, तो ये तीनों साइड्स मेरी डिफरेंट है लेंथ वाइज, तो ऐसे ट्रायंगल को हम कहते हैं स्केलेंट ट्रायंगल, अगर मेरे पास तीनों साइड्स डिफरेंट हो। और नंबर 5 में जो एक एमसीक्यूज आ सकता है कि अगर कोई 2 साइड सेम हो जाए और एक डिफरेंट हो जाए। लेट्स सी आपके पास एक ट्रायंगल है, उसमें 2 साइड्स की लेंथ है 2 मीटर और एक की लेंथ 2 मीटर से अलग है, 3 मीटर हो सकती है, 5 मीटर हो सकती है, व्हाटएवर कुछ भी हो सकती है, लेकिन 2 साइड्स अगर सेम होंगी तो उसे हम कहेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसके अलावा एक और ट्रायंगल होता है जिसे हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल बेसिकली उस ट्रायंगल को हम कहते हैं जिसमें हमारे पास एक साइड लाजमी 90 डिग्री की होती है, तो ये भी एमसीक्यू में पूछ सकता है। ओके, अब चैप्टर नंबर 3 की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 3 में जो सबसे अहम चीज़ है वो है स्लोप। आपका स्लोप का फॉर्मूला हमारे पास होता है m=-a/b। अच्छा, ये हम जो स्लोप हम पढ़ते हैं ये बेसिकली इंक्लाइनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी भी चीज़ के इंक्लाइनेशन या किसी भी चीज़ का एक ऐसी चीज़ जो एंगल बनाते हुए जा रही हो, तो उस चीज़ को हमारा स्लोप शो करता है। अच्छा, स्लोप का जो मैंने फॉर्मूला लिखा है m=-a/b। a बेसिकली इधर कोफिशिएंट ऑफ x है और b बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ y है। हमारे पास एक इक्वेशन होती है किसी भी स्ट्रेट लाइन की, उस स्ट्रेट लाइन का अगर हमें स्लोप फाइंड आउट करना होता है तो हम इस फॉर्मूले से मालूम करते हैं। हम जस्ट अपनी वैल्यूज पुट करते हैं, उसमें कोफिशिएंट निकालते हैं x और y का और जस्ट हम स्लोप मालूम कर लें। जिस तरह मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर सॉल्व किया है, x + 3y - 3 = 0, तो इसमें मुझे स्लोप मालूम करना है। तो स्लोप जब मैं मालूम करूँगा तो x इज़ द कोफिशिएंट ऑफ a, x इज़ द कोफिशिएंट जिसमें मैं a की वैल्यू मालूम करूँगा। तो x का कोफिशिएंट 1 है, तो देखो माइनस अपनी जगह रहा, a की जगह मैंने 1 पुट कर दिया है और डिनोमिनेटर में b की जगह मैंने y का कोफिशिएंट पुट कर दिया 3, तो ये मेरे पास स्लोप आ गया। इसके अलावा स्लोप मेरे पास एक और तरीके से आ सकता है, अगर मेरे पास एंगल दिया हुआ हो कि वो लाइन इस एंगल से जा रही है, किसी ख़ास एंगल से जा रही है, तो मैं उसका भी स्लोप मालूम कर सकता हूँ m=tan थीटा। तो थीटा की जगह मैं उस एंगल को पुट करूँगा और देन हम स्लोप की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। और एक और चीज़ मैं स्लोप से रिलेटेड अगर बताते हुए चलूँगा आपको, तो हमारे पास अगर कोई 2 लाइन पैरेलल है, पैरेलल का मतलब ये होता है कि उनके दरमियान का बनने वाला एंगल मेरे पास 0 डिग्री है, तो उन दोनों लाइन का मेरे पास स्लोप भी सेम होगा। उन दोनों लाइन का स्लोप वही होगा, जो पहली लाइन का होगा वही दूसरी लाइन का स्लोप होगा। बट इफ़ दिस 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर 2 लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो ये कंडीशन कुछ इस तरह की हो जाती है कि उनके जो स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल हो जाएगा -1 के। तो ये इम्पोर्टेंट है, आपको कंडीशन पता होनी चाहिए, क्योंकि इन कंडीशन से रिलेटेड आपके काफ़ी एमसीक्यूज़ आते हैं पेपर में। अगर स्टूडेंट को ये कंडीशन नहीं पता होती तो स्टूडेंट वो एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर सकता। So if you know about these conditions, that's mean you are able to solve the MCQs of these types related to slopes. अच्छा, चैप्टर नंबर 3 से कुछ कंडीशंस और भी आ सकती हैं एमसीक्यूज़ में, जिस तरह मैंने अपनी इस स्लाइड में डिस्कस किया है कि अगर 2 लाइन पैरेलल हो जाएंगी तो उनकी कंडीशन क्या होगी। उनकी कंडीशन ये होगी कि a1 b2 - a2 b1 इक्वल होगा 0 के। तो a1 b2 a2 b1 क्या है, a1 और b2 और a2 b1 बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y है। a1 कोफिशिएंट ऑफ x ऑफ द फर्स्ट लाइन, a2 the coefficient of x of the second line, b1 is the coefficient of y of the first line, b2 is the coefficient of y of the second line। तो ये चीज़ इक्वल होगी 0 के। अगर वही 2 लाइन परपेंडिकुलर होंगी तो मेरे पास कंडीशन कुछ इस तरह की बन जाएगी, a1 a2 + b1 b2 इक्वल टू की 0 होगी। तो ये कंडीशंस काफ़ी रिपीट हो रही होती हैं आपके एमसीक्यूज़ में, जिसके लिए आपको ये कंडीशंस का पता होना लाजमी है, अदरवाइज़ आप एमसीक्यूज़ अपना करेक्ट नहीं कर सकते इफ़ यू डोंट नो दीज कंडीशंस। अच्छा, हमारे पास एक और आते हैं चैप्टर नंबर 3 में हमने एक होमोजीनियस इक्वेशन भी पढ़ी होती है। तो बेसिकली होमोजीनियस इक्वेशन इटसेल्फ होती है कि किसी भी 2 लाइन का कॉम्बिनेशन होता है। होमोजीनियस इक्वेशन इज़ ऑलवेज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लाइन्स, 2 स्ट्रेट लाइन्स। तो अगर हम कभी भी 2 स्ट्रेट लाइन को मिला देंगे तो हमारे पास एक नई इक्वेशन जनरेट होती है, जिस इक्वेशन को हम होमोजीनियस कहते हैं।
खैर हमने और चीज़ें पढ़नी होती है चैप्टर नंबर 3 में, जैसे कि 2 पॉइंट फॉर्म हमने पढ़ा होता है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ता है, वाई इंटरसेप्ट फॉर्म भी कहते हैं इसे। तो ये हमें इन फॉर्मूले का पता होना लाजमी है कि इनका फॉर्मूला क्या होता है। y2 माइनस y1 अपॉन y माइनस y1 इक्वल टू होता है x2 माइनस x1 अपॉन x माइनस x1, और y इंटरसेप्ट फॉर्म जो आपका होता है वो y इक्वल टू mx प्लस c होता है। तो ये फॉर्मूले भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इन फॉर्मूले से रिलेटेड आपके इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कहता है MCQs में। फर्दर हम चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 4 की तरफ। चैप्टर नंबर 4 हमारा जो डेरिवेटिव है। अच्छा, डेरिवेटिव में मैंने अक्सर MCQs देखे हैं अपने पास पेपर्स में ये पूछता है कि अगर y इक्वल टू f(x) है तो y डैश किसके इक्वल होगा। अच्छा, y डैश रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट डेरिवेटिव को। अब y इक्वल टू f(x) है तो y डैश का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, तो फर्स्ट डेरिवेटिव आपका होगा f ऑफ डैश x, तो y डैश इक्वल होगा f ऑफ डैश x, क्योंकि हम जो y है y को हम f ऑफ x से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर y डैश हो जाएगा तो फिर वो f ऑफ x के बदले f ऑफ डैश x हो जाएगा, जैसे कि मैंने अपने सेकंड स्टेप में आपको लिख कर दिखाया है। या अगर इस तरह पूछ सकता है कि अगर y इक्वल टू f ऑफ x है तो y डबल डैश किसके इक्वल होगा, तो y डबल डैश जो इक्वल होगा वो f ऑफ डबल डैश x के होगा, या f ऑफ 2x भी यूज़ करते हैं हम इसके लिए। अच्छा, मैंने अपने यहाँ पर एग्जांपल सॉल्व करवाई है एक डेरिवेटिव के लिए कि एक आपको ये सवाल दिया हो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 माइनस 30x। आगे पूछता है कि y डैश किसके इक्वल होगा। सो इट्स टू मच सिंपल इफ़ यू नो द मेथड ऑफ डेरिवेटिव। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x, एक्स क्यूब का होगा 3x स्क्वायर, एक्स की पावर 4 का होगा 4x क्यूब, और माइनस 30 इज़ द कांस्टेंट, उसको हम बाहर फेंक देंगे, और x का डेरिवेटिव होगा 1, तो सिर्फ नंबर 30 बचेगा। तो ये सिंपल एक मैंने एग्जांपल सॉल्व करवाई है एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए आपके। अच्छा, मैंने इस स्लाइड्स में कुछ डेरिवेटिव आपको डिस्कस करके दिखाएं जिनका आपको पता होना लाजमी है, क्योंकि अगर आपको डेरिवेटिव नहीं पता होंगे किसी भी फंक्शन के तो आप डेरिवेटिव से रिलेटेड ना ही सवाल सॉल्व कर सकते हैं और ना ही MCQ सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले मैंने डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट का डेरिवेटिव मैंने बताया यहाँ पर। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारा होता है 0। तो देखो f ऑफ x इक्वल टू c है, और एरो डालकर मैंने f ऑफ डैश x मालूम किया है। तो कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट मीन एक नंबर है, और नंबर का डेरिवेटिव होता है 0। अच्छा, किसी भी पॉलिनोमियल का डेरिवेटिव अगर मैं मालूम करना हो तो पॉलिनोमियल का डेरिवेटिव के साथ अगर कोई कोफिशिएंट लगा हुआ है तो उस कोफिशिएंट को पहले मैं बाहर फेंकूंगा, क्योंकि कोफिशिएंट को हम डेरिवेट नहीं करते हैं। तो कोफिशिएंट के साथ जो वेरिएबल होता है हम सिर्फ उसी को डेरिवेट करते हैं। तो देखें, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए डॉट एक्स की पावर n था। ए इज़ द नंबर, ए इज़ एनी रियल नंबर, तो ए को देखो मैंने बाहर फेंक दिया है, और x की पावर n का डेरिवेटिव होता है n x की पावर n माइनस 1, जिस तरह हम बोलते हैं ना बॉक्स की पावर n का डेरिवेटिव होता है n बॉक्स की पावर n माइनस 1। तो बिल्कुल वही वाली कहानी है यहाँ पर। अच्छा, नीचे मैंने एक्सपोनेंशियल और लोगैरिथम फंक्शन को भी डेरिवेट करके दिखाया है कि अगर इस तरह के फंक्शन आ जाएंगे तो उनको डेरिवेट कैसे करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, क्योंकि e एक ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव भी वही खुद रहता है और इंटीग्रल भी वो खुद ही रहता है। They will never be changed after the derivative or integration. They will remain constant after the derivative or integration. So this is only the function who is constant. ओके, और ln x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x, और x की पावर x को अगर हमें कभी डेरिवेट करना होगा तो उसके लिए हमें ln लेना पड़ता है और e की पावर लेनी पड़ती है, क्योंकि जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल होता है तो उसको डेरिवेट करने के लिए हमें e और ln का सहारा लेना पड़ता है। ओके, तो ये वाली स्लाइड आप गौर से देख लीजिएगा, हो सके तो इसकी तस्वीर भी लीजिएगा ताकि आप चलते फिरते आप देख सको कि एक डेरिवेटिव किस फंक्शन का क्या होता है और आपको फंक्शन के डेरिवेटिव याद रहे हैं हमेशा। अच्छा, और इसमें मैंने अपने ट्रिग्नोमेट्रिक और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव शो करवाए आप लोगों के सामने कि आपको और अच्छे तरीके से पता हो कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, टेन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है। अच्छा, सेक स्क्वायर का बदला हम अपन कॉस स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं, या सेक स्क्वायर एक्स इक्वल होता है 1 + टेन स्क्वायर एक्स के अकॉर्डिंग टू सेकंड ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। और सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स टेन एक्स होता है, कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक कोट एक्स होता है, और कोट का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अच्छा, मैं यहाँ पर एक और बात बताते हुए चलूँगा आप लोगों को, एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ कि सी से स्टार्ट होने वाला कोई भी फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव हमेशा माइनस में होता है। तो सी से स्टार्ट होने वाले फंक्शन हमारे पास दो होते हैं, एक होता है कॉस और एक होता है कोसेक। तो कॉस का डेरिवेटिव भी देखो माइनस साइन होता है, और कोसेक का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक कोट। तो सी से स्टार्ट होने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस में आता है। अच्छा,
एक नीचे हमने लिखा है आर्क साइन एक्स। आर्क का मतलब यहाँ पर है, आर्क जो हमने लिखा है इस ये रिप्रेजेंट कर रहा है इन्वर्स, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ अगर आर्क लिखा हुआ है तो डेट्स मीन साइन इन्वर्स एक्स लिखा हुआ है, वो टेन इन्वर्स एक्स लिखा हुआ है, कॉज इन्वर्स एक्स लिखा हुआ है, तो इन्वर्स को हम आर्क से भी शो करवाते हैं। तो नीचे मैंने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के भी डेरिवेटिव आपके सामने रखे, जैसे कि साइन आर्क साइन एक्स मीन साइन इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है वो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखें यहाँ पर भी कॉस है ना, कॉस सी से स्टार्ट होता है, तो इसका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी माइनस में है। इसी तरह अगर हम कोसेक का भी देखेंगे नीचे, सेकंड लास्ट वन है, तो सेकंड लास्ट जो हमारे पास कोसेक है, कोसेक का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी माइनस में है, क्योंकि ये भी सी से स्टार्ट होता है। और आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 के एमसीक्यूज जो मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज होते हैं वो मैक्सिमम और मिनिमम फंक्शन के हवाले से पूछता है, इसके अलावा आपसे कुछ भी नहीं पूछता है। बोलता है कि एक फंक्शन है, बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर होगी, किस कंडीशन पर होगी, और मिनिमम वैल्यू उसकी किस कंडीशन पे होगी। तो इट्स टू मच सिंपल, क्या बस आपको याद होना चाहिए कि अगर मुझे उसकी मैक्सिमम वैल्यू मालूम के पता करना है इसकी ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो इसका सेकंड डेरिवेटिव ले लूँगा। अगर उसका सेकंड डेरिवेटिव मेरे पास लेस देन 0 आ रहा होगा तो डेट्स मीन इट हैव अ मैक्सिमम वैल्यू। अगर उसका सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ रहा होगा तो इट्स मीन इट हैव अ मिनिमम वैल्यू। यही एमसीक्यूज आता है चैप्टर नंबर 5 से रिलेटेड। Okay, chapter number 6, integration, which is very most important chapter for the point of view of exam, ECAT, university, क्योंकि ये derivative of integration, these two chapters are very important for your life, for your future, for the engineers, for the coming engineers, बहुत important topics होते हैं ये, आपको इन पर बहुत ज़्यादा ग्रिप होनी चाहिए। तो चैप्टर नंबर 6 के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि यहाँ पर एक इंटीग्रल मैंने लिखा हुआ x+1 का होल स्क्वायर dx, तो किसी भी फंक्शन को अगर इंटीग्रल करना है तो उस फंक्शन का डेरिवेटिव आपके पास होना लाजमी है। तो यहाँ पर मेरे पास फंक्शन है x+1 का डेरिवेटिव होता है मेरे पास 1, क्योंकि x का 1 होता है और 1 का 0 होता है, जो कि dx के साथ मौजूद है, तो मैं इसको डायरेक्ट इंटीग्रल कर दूंगा। इंटीग्रल करते हैं तो किस तरह करते हैं, बिल्कुल इंटीग्रेशन इज़ आल्सो कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव, बिल्कुल हम इन्वर्स करते हैं इसको। तो इसका इंटीग्रल होता है जो हमारे पास फंक्शन होता है, फंक्शन की पावर n+1/n+1, और फिर प्लस सी आता है, सी मीन कांस्टेंट, वो कांस्टेंट जो कि हमारे पास लिमिट नहीं दी हुई तो इसलिए हम सी यूज़ करते हैं, अगर हमारे पास लिमिट दी हुई हो तो हम ये कांस्टेंट यूज़ नहीं करते। तो जैसे कि मैंने नीचे वाली एग्जांपल मैंने एक जर्नल फॉर्म आपको बता दी है कि अगर फंक्शन की पावर n होगी, उसको इंटीग्रल करना होगा तो उसका इंटीग्रल होगा फंक्शन की पावर n+1/n+1, और फिर प्लस आ जाएगा साथ c। ओके, यहाँ पर मैंने एक इंटीग्रल आपको शो करवाया है, इंटीग्रल ऑफ cot x dx। तो कोट का मैंने इंटीग्रल क्यों शो करवाया यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास कोट एक ऐसा फंक्शन है, एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो कि हमारे सवाल में सबसे कम यूज़ होने वाला फंक्शन है। तो हमारे जहन में इसका इंटीग्रल रहता भी नहीं है, क्योंकि जो चीज़ हमारी यूज़ भी नहीं होती तो वो चीज़ें हमारे जहन में नहीं रहती हैं। तो कोट का इंटीग्रल सवाल में अक्सर पूछता है, क्योंकि एग्जामिनर को ही पता होता है कि ये सबसे कम यूज़ होने वाला फंक्शन है, तो स्टूडेंट को इससे रिलेटेड इसका जो इंटीग्रल है वो याद नहीं होता है। तो इसलिए मैंने अपने स्लाइड में ये शो करवाया था ताकि आपको कोट का इंटीग्रल पता हो, क्योंकि कोट का इंटीग्रल अक्सर पूछता है। तो कोट का इंटीग्रल होता है ln sin x, और प्लस सी आया था क्योंकि लिमिट नहीं दी हुई। अच्छा, नीचे मैंने वापस एग्जांपल, अगर आपको f(x) के फॉर्म में दिया हुआ हो और उसकी पावर n हो तो उसका इंटीग्रल होता है फंक्शन की पावर n+1/n+1 प्लस सी। तो ये मैंने इसलिए शो करवाया क्योंकि वो f(x) की फॉर्म में भी दे देता है, या f(x) के अलावा कोई फंक्शन दे देता है, जिस तरह मैंने पिछली स्लाइड में अपना डिस्कस किया है x+1 की पावर n, जिस किसी भी फॉर्म में आपको दे सकता है वो। ओके, चैप्टर नंबर 6 के मैंने इंटीग्रेशन में आपको बताया कि इंटीग्रल क्या इंटीग्रल होता है। जैसे कि आप x की पावर r ली हुई है, उन्होंने n की जगह r ली हुई है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ भी हो सकता है x की पावर। तो देखो इन्होंने एक जनरल फॉर्म आपको बता दिया कि x की पावर r का इंटीग्रल होता है x की पावर r+1/r+1, sin x का इंटीग्रल होता है माइनस cos x, sec स्क्वायर का इंटीग्रल होता है tan x, cosec स्क्वायर का इंटीग्रल होता है माइनस cot x। अच्छा, अभी इधर देखें e की पावर x का इंटीग्रल वही e की पावर x है। अभी मैंने पिछली स्लाइड में आपसे डिस्कस किया था कि e की पावर x एक वाहिद फंक्शन है जिसका इंटीग्रल और डेरिवेटिव सेम रहता है। tan x का इंटीग्रल होता है माइनस ln cos x, और 1/1 + x स्क्वायर का इंटीग्रल होता है tan इनवर्स x। अगर tan इनवर्स x अपॉन a होता है तो यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर इसीलिए x की डिवाइड में 1 नहीं शो करवाया। लेकिन इन केस यहाँ पर अगर मेरे पास 4 होता
तो उस 4 को अगर 1 की जगह मेरे पास डिनोमिनेटर में 4 + x स्क्वायर होता तो उस 4 को पहले मैं 2 का स्क्वायर लिखता और मेरे पास इंटीग्रल आता 1/2 tan इनवर्स x/2, क्योंकि tan इनवर्स से पहले भी 1/a आता है और a आपके पास वो कांस्टेंट नंबर होता है जो आपका इंटीग्रल में यूज़ होने वाला होता है। ओके, गॉट इट। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ओके, यहाँ पर मैंने और इंटीग्रल आपको दिखाएं कि 1/x का इंटीग्रल ln x होता है, cos x का इंटीग्रल sin x होता है, sin x sec x tan x का इंटीग्रल sec x होता है, cosec x cot x का इंटीग्रल माइनस cosec x होता है, e की पावर -x का इंटीग्रल माइनस e की पावर -x होता है। वही चीज़ अभी मैंने आपको बताई है, ये सेम रहता है। अच्छा, इधर माइनस आ गया है, पहले e की पावर -x का इंटीग्रल माइनस आया है। यहाँ पर माइनस क्यों आया है? क्योंकि मैंने क्या कहा था कि जो फंक्शन होगा है उसका डेरिवेटिव मौजूद होना लाजमी है। तो यहाँ पर फंक्शन मेरे पास -x है, e की पावर जो -x है, तो -x का डेरिवेटिव होता है -1, लेकिन यहाँ पर dx के साथ मेरे पास सिर्फ 1 लिखा हुआ प्लस का, तो मैं -1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कराऊंगा तो ये उसका माइनस है मेरे पास। अच्छा, 1/√1 - x स्क्वायर का इंटीग्रल साइन इनवर्स x होता है और सेम 1/x√x² - 1 का इंटीग्रल सेक इनवर्स x होता है। तो ये मैंने आपसे कुछ इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन से रिलेटेड एमसीक्यूज़ डिस्कस किए हैं, जो इनसे रिलेटेड काफ़ी एमसीक्यूज़ आपके पेपर में आ सकते हैं, सिर्फ आपके पेपर में नहीं है, ई-केट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चैप्टर नंबर 7 की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 7 हमारा जो सर्किल है, विच इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि कॉनिक सेक्शन का है। पहला हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है सर्किल। सर्किल में हम 2 इक्वेशन पढ़ते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन और एक होता है जनरल इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन में हम जो पढ़ते हैं वो इक्वेशन होते हैं हमारे पास x - a का होल स्क्वायर प्लस y - b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने x - b जो लिख दिया है वो x - b नहीं आएगा, बेसिकली y - b आएगा, वो y - b का होल स्क्वायर इक्वल टू r²। तो ये कहलाती है स्टैंडर्ड इक्वेशन। और अगर मैं जनरल इक्वेशन की बात करूँ तो जनरल इक्वेशन में बात होती है x² + y² + 2gx + 2f5 + c = 0। ये जनरल इक्वेशन हमारे पास कहलाती है सर्किल की। अच्छा, ऊपर जो स्टैंडर्ड इक्वेशन में a और b जो दिया हुआ ये बेसिकली सेंटर के पॉइंट से मेरे पास सर्किल का सेंटर है और r मेरे पास रेडियस ऑफ द सर्किल है, और नीचे जो मेरे पास g और f है, ये g और f भी सेंटर है, क्योंकि g इक्वल होता है -a के और f इक्वल होता है -b के। तो ये मैंने इसको जनरल इक्वेशन की फॉर्म में और स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्म में मैंने आपको सर्किल को शो करवा के दिखा दिया है। चलते हैं अब अगली स्लाइड में। चैप्टर नंबर 7 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करनी है जो एमसीक्यूज़ आ सकते हैं पेपर में। इक्वेशन ऑफ सर्किल। अच्छा, सर्किल की इक्वेशन अक्सर जो आती है कि पूछता है कि अगर वो सर्किल हमारा ओरिजिन से पास हो रहा है तो बताओ उसकी इक्वेशन क्या होगी। तो अगर वो ओरिजिन से पास हो रहा है तो उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होगी मेरे पास। कांस्टेंट टर्म से मुराद ये है कि मेरे पास कोई ऐसी टर्म नहीं होगी जिसके साथ x और y ना हो, वो वाली टर्म नहीं होगी। सिर्फ वो वाली टर्म्स होंगी मेरे पास जिसमें x और y हो। जिसके यहाँ पर मैंने एक जनरल इक्वेशन में आपको शो करके दिखाया, x² + y² + 2gx + 2f5 = 0। ये एक ऐसी इक्वेशन है जो ओरिजिन से पास हो रही है। नीचे मैंने और सोल्व करके दिखाया, x² + y² + 3x - 4y = 0। ये भी एक ऐसी इक्वेशन है जो ओरिजिन से पास हो रही है, क्योंकि इन दोनों इक्वेशन में पास कांस्टेंट टर्म नहीं है। अच्छा, 2-3 एमसीक्यूज और आते हैं कि एक सर्किल है वो एक्स इंटरसेप्ट करते हुए जा रहा है, मतलब एक्स एक्सिस को टच करते हुए जा रहा है, तो बताओ उसकी इक्वेशन क्या होगी। तो उसकी इक्वेशन जो होगी मेरे पास, उसके अंदर वाई वाली टर्म नहीं होगी, वाई स्क्वायर वाली तो होगी लेकिन वाई वाली टर्म नहीं होगी अगर वो एक्स को कट करते हुए जा रहा है। और इसी तरह अगर वो वाई को कट करते हुए जा रहा है तो मेरे पास एक्स वाली टर्म नहीं होगी, क्योंकि एक्स एक्सिस पर मेरे पास वाई की वैल्यू 0 होती है, इसलिए वाई वाली टर्म नहीं होगी जब वो एक्स इंटरसेप्ट कर रहा होगा। और जब वाई इंटरसेप्ट कर रहा होगा तो एक्स की वैल्यू 0 हो जाती है, तो वाई इंटरसेप्ट में एक्स 0 होता है, तो इसलिए एक्स की वैल्यू मेरे पास एक्स वाली टर्म नहीं होगी। अच्छा, इसके अलावा मैं एक और बात डिस्कस करते हुए चले जाता हूँ आपसे कि आपको सर्किल की इक्वेशन का पता होना चाहिए कि सर्किल की इक्वेशन दिखती कैसे है। तो सर्किल की इक्वेशन की अहम बात यह है कि सर्किल की इक्वेशन में आपके पास एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इन दोनों के कोफिशिएंट हमेशा सेम होंगे और बीच में जो साइन होगा वो प्लस होगा हमेशा, क्योंकि एमसीक्यूज इस तरह से भी आता है कि आपको 4 इक्वेशन दे देता है और 4 इक्वेशन में से पूछता है कि बताओ इसमें सर्किल की इक्वेशन कौन सी है। तो सर्किल की इक्वेशन कौन सी होगी जिसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होगा और इन दोनों के दरमियान प्लस का साइन होगा। तो आप उससे बता सकते हो कि दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो इस तरह से भी सवाल आता है। फर्दर चलते हैं हम चैप्टर नंबर 8 की तरफ। चैप्टर नंबर 8 में हमारे पास 3 कॉनिक सेक्शन आते हैं। हमारे पास पैराबोला आता है, इलिप्स आता है और हाइपरबोला आता है। सबसे पहले मैं पैराबोला को डिस्कस करते हुए जाऊंगा। पैराबोला हमारे पास होता है 4 टाइप का पैराबोला होता है बेसिकली। एक होता है कप राइट, कप लेफ्ट, होता है कप अप, कप डाउन। तो यहाँ पर मैंने एक इक्वेशन लिखी है, जनरल इक्वेशन लिखी है y² = 4x। अच्छा, 4ax होता है बेसिकली और a की वैल्यू यहाँ पर मैंने 1 ली हुई है।
ए विच इज़ अ फोकस, ए फोकस को कहते हैं हम। और ये ये इक्वेशन जो हमारे पास पैराबोला की वो इक्वेशन है जब हमारे पास उसके वर्टेक्स ओरिजिन पर होंगे। अगर वर्टेक्स ओरिजिन पर नहीं होंगे तो इसकी इक्वेशन कुछ इस तरह की हो जाएगी, वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये मैंने खुद से लिखी है इक्वेशन, लेकिन होगी इस तरह की इक्वेशन। अच्छा, एक और बात मैं बताते हुए चलो चैप्टर नंबर 8 में पैराबोला से रिलेटेड। पैराबोला की इक्वेशन की पहचान ये होती है कि आपके पास स्क्वायर वाली टर्म एक ही होगी, या तो एक्स स्क्वायर होगा तो वाई स्क्वायर नहीं होगा, या अगर वाई स्क्वायर होगा तो एक्स स्क्वायर नहीं होगा। क्योंकि एमसीक्यूज में पूछ सकता है आपके पास, आपको 4 इक्वेशन दे देगा और 4 इक्वेशन से पूछेगा कि आप बताओ इसमें से पैराबोला की इक्वेशन कौन सी है। तो आप पैराबोला की इक्वेशन की पहचान कैसे करोगे कि उसमें सिर्फ एक ही स्क्वायर वाली टर्म होगी, या तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म होगी या वाई स्क्वायर वाली टर्म होगी। लेकिन सर्किल में मेरे पास दोनों स्क्वायर वाली टर्म मौजूद होती है, एक्स स्क्वायर भी और वाई स्क्वायर भी। लेकिन सर्किल में क्या पहचान होती है कि उनके कोफिशिएंट सेम होते हैं। लेकिन पैराबोला में हम कोफिशिएंट का कॉन्सेप्ट नहीं लेते हैं, हम पैराबोला में बस ये लेते हैं कि हमारे पास स्क्वायर वाली टर्म कोई एक होगी, या तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म होगी या वाई स्क्वायर वाली टर्म होगी। अच्छा, चैप्टर नंबर 8 में मेरे पास 2 कॉनिक और आते हैं, एक आता है इलिप्स और एक आता है हाइपरबोला। इलिप्स की जैसे मैंने आपको इक्वेशन शो करके दिखाई है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अच्छा, ये तो जब इक्वेशन बनेगी जब आपके पास वर्टेक्स उसका ओरिजिन पर होंगे, और जब मतलब सेंटर पॉइंट उसका ओरिजिन पर होगा, सॉरी सेंटर पॉइंट जब उसका ओरिजिन पर होगा। अच्छा, अगर सेंटर पॉइंट ओरिजिन से हटकर कहीं और होगा तो वो एच कोमा के पर होगा, तो एच कोमा के जो होगा आपका वही सेंटर पॉइंट होंगे, जिसे हम वर्टेक्स भी कह सकते हैं। तो बनेगी एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अच्छा, अब इलिप्स की इक्वेशन की पहचान क्या होगी कि अगर आपको एमसीक्यूज में कोई 4 इक्वेशन दे दे और आपसे पूछे बताओ इनमें से इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, तो उसमें इलिप्स की इक्वेशन की पहचान होती है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के दरमियान साइन प्लस का ही होगा। तो सर्किल में भी ये होता है, सर्किल में भी दोनों प्लस का साइन होता है। लेकिन सर्किल में आपके पास एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम होते हैं, लेकिन इलिप्स में ऐसा नहीं होता। इलिप्स में आपके पास कोफिशिएंट डिफरेंट होते हैं, जब भी तो आपके पास एक मेजर एक्सिस आता है और एक माइनर एक्सिस आता है। अगर आपके पास दोनों सेम हो जाएंगे तो वो इलिप्स आपका एक सर्किल बन जाएगा। अगर आपके पास दोनों कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे तो इलिप्स में आपकी ख़ास बात ये होती है कि वो इलिप्स बनता ही जब ही है जब आपके पास दोनों के कोफिशिएंट डिफरेंट हो। अच्छा, अगर हाइपरबोला की मैं बात करूं तो हाइपरबोला की इक्वेशन जैसे कि मैंने लिखी हुई है, सेम वही इक्वेशन होती है जो इलिप्स की होती है, बस साइन का फ़र्क होता है। इलिप्स में आपके पास दरम्यान में प्लस होता है और हाइपरबोला में दरम्यान में हमारे माइनस होता है। तो आप खुद ही पहचान सकते हो कि हाइपरबोला की इक्वेशन की पहचान क्या होती है कि उसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के दरमियान का साइन जो होता है हमारा माइनस होता है, बाकी सब वही होता है जो इलिप्स में होता है। ये हमारे पास इलिप्स और हाइपरबोला और पैराबोला इस पूरा चैप्टर नंबर 8 हमने डिस्कस किया है। उनका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आ सकते हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिया, उसका बैकग्राउंड हमने डिस्कस कर लिया है ताकि आप लोगों को मसला ना हो। अगर आपका बैकग्राउंड मजबूत होगा तो आपको एमसीक्यूज में भी बहुत आसानी होगी। ठीक है बेटा, आज की वीडियो में इतना काफ़ी है और अब हम करते हैं आपको टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, फॉर योर टेस्ट एंड और किसी भी किस्म की आपको अगर हेल्प चाहिए हो तो आप मुझसे डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं। मैंने लिंक दिया हुआ है अपनी चैनल का और अपना नंबर भी मैंने कॉन्टेक्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो जिसके ज़रिए आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। या अगर आप कहीं रंगी टाउन में रहने वाले हो या कराची में कहीं पर भी रहने वाले हो तो आप मेरे कोचिंग भी विज़िट कर सकते हो। सर इरफान कॉलेजिएट नाम है मेरे कोचिंग का, जहाँ मैं 6 साल से मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, 9, 10 फर्स्ट से सेकेंड ईयर की मैथ्स पढ़ाता हूँ। तो आप वहाँ पर भी आके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। किसी से भी रिलेटेड आपके पास कोई भी सवाल हो, कोई भी क्यूरी हो, या आप कमेंट में भी बता सकते हो कि कमेंट में कि अगर आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई हो मेरी वीडियो में तो आप कमेंट करके मुझसे डिस्कस कर सकते हो और इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई यू। और अगर इससे भी ज़्यादा अगर कोई इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए हो तो आप रब्ता कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो।